हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है एरोडोव का क्वेश्चन और इसका डायग्राम ये है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.153। क्वेश्चन में ये कहा गया है ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब्स मतलब ब्लॉक्स, ईच ऑफ मास m, दोनों का मास m है, लिंक्ड टुगेदर बाय द कंप्रेस्ड वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्प्रिंग का वो k के बराबर है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इन दोनों का मास कितना है m के बराबर। ये दो ब्लॉक है। द क्यूब्स आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय ए थ्रेड विच इज बर्न थ्रू एट ए सर्टेन मोमेंट। अब इन दोनों क्यूब्स को स्प्रिंग से कनेक्ट करने के बाद एक थ्रेड से भी जोड़ दिया है। एक थ्रेड से इसलिए जोड़ा है जिससे कि अभी सिस्टम स्टेबल रहे और बाद में थ्रेड को जला देंगे। ठीक है, इसको मैं तुम्हें एक बार और बना के दिखा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसको कि एक ब्लॉक ये है मास m का, इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी हमने, और ये दूसरा ब्लॉक है मास m का, इसको ग्राउंड पे रखा और एक थ्रेड मैंने यहाँ से जोड़ दिया। इसमें जो डायग्राम में थ्रेड दिया हुआ है वो स्प्रिंग के बीच में से आ रहा है। ठीक है, तो आप विजुलाइज करने के लिए देख सकते हो कि ये थ्रेड मैंने यहाँ पर बना दिया, ये थ्रेड है। अगर मैं इस थ्रेड को जला देता हूँ, ठीक है, बर्न कर देता हूँ, तो थ्रेड को जलाने से क्या होगा कि जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो ऊपर वाला ब्लॉक है ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। जब तक थ्रेड लगा हुआ है ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो है सिचुएशन। पार्ट फर्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन का? फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है एट व्हाट वैल्यूज ऑफ डेल्टा एल द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग द लोअर क्यूब विल बाउंस अप आफ्टर द थ्रेड हैज बीन बर्न थ्रू। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसको हम कितना कंप्रेस कर दें, स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करके और फिर रिलीज करें कि नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड छोड़ दे। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड कब छोड़ेगा। तो मैं नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। मान लो कि ये ब्लॉक है A, इस ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया B। ठीक है, तो ये है ब्लॉक A, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा n, और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा एक, उसको मैंने फिलहाल लिख लिया kx के बराबर, या kx नॉट लिख लेता हूँ। ठीक है, kx लिख लो, चलो kx के बराबर। तो अगर नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड छोड़ता है यानी कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन जीरो होनी चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने के लिए यानी कि n इक्वल टू जीरो होने के लिए kx कितना हो जाना चाहिए? mg के बराबर। ठीक है, तो जैसे ही kx स्प्रिंग फोर्स mg की इक्वल होगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा और हम कहेंगे कि नीचे वाले ब्लॉक ने ग्राउंड छोड़ दिया है। तो ये तो फोर्स की वैल्यू निकाली हमने कि kx कितना होना चाहिए? mg के बराबर। स्प्रिंग फोर्स kx की वैल्यू होनी चाहिए mg के बराबर नीचे वाले ब्लॉक पर। उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि नीचे वाला जो ब्लॉक है, नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड तभी छोड़ सकता है जब स्प्रिंग में एलोंगेशन हो। अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो नीचे वाला ब्लॉक कभी भी ग्राउंड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी तो नीचे वाले ब्लॉक पर तो फोर्स नीचे लगाएगी ना उसको कंप्रेशन की वजह से। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पर स्प्रिंग का फोर्स अपर डायरेक्शन में लगे। अपर डायरेक्शन में कब लगेगा? जब स्प्रिंग एलोंगेटेड होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करें, और इतना कंप्रेस करें कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से और ऊपर जाए, और ऊपर जाके उसमें एलोंगेशन कितना होना चाहिए? उसमें एलोंगेशन इतना हो जाना चाहिए कि नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स अपवर्ड लगाए, और उस फोर्स की वैल्यू, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो अपवर्ड लग रहा है वो mg के बराबर होना चाहिए, लोअर ब्लॉक के वेट के बराबर होना चाहिए, तब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, तो लोअर ब्लॉक ग्राउंड तब छोड़ेगा जब kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? mg के बराबर, और स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ये तो है इसका पार्ट A। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी ये कहता है टू व्हाट हाइट h द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम विल राइज इफ द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 7 mg/k। इसमें जो x जैसा दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में k है, 7 mg/k। ठीक है, बुक में जो सिंबल यूज किया गया है वो x जैसा ही है, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमको आदत स्प्रिंग कांस्टेंट को k सिंबल से का यूज करने की है। ठीक है, तो 7 mg/k अगर हम इतना कंप्रेस कर देंगे तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा। इसको भी आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो हिस्सों में से सॉल्व करना होगा। एक पार्ट तो वो होगा
कि जो नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड पर ही है और ऊपर वाला ब्लॉक थ्रेड को जलाने के बाद चलना शुरू करेगा, तो ऊपर चलता जाएगा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगी। जब तक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आती है तब तक नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसके बाद ऊपर वाला ब्लॉक और ऊपर जाएगा। जब ये और ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग में एलांगेशन हो जाएगा। स्प्रिंग में जब एलांगेशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक स्टेट ऐसी आएगी कि जब नीचे वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, यानी कि नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा। नीचे वाले ब्लॉक ने ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ दिया, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दूसरी स्टेप स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहली स्टेप में क्या होगा, केवल एक ब्लॉक मूव कर रहा है ऊपर वाला, और जब ऊपर वाले ब्लॉक के साथ साथ नीचे वाला ब्लॉक भी मूव करना शुरू कर देगा, तब इस क्वेश्चन की दूसरी सेकंड पार्ट की सेकंड स्टेप शुरू होगी, क्योंकि इसे हमें 2 हिस्सों में सॉल्व करना है। तो सेंटर ऑफ मास ने जब केवल एक ब्लॉक मूव कर रहा था, यानी कि जिस समय नॉर्मल रिएक्शन 0 हुई है नीचे वाले ब्लॉक पर, उस समय तक सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया सिस्टम का, एक वो हिस्सा होगा। और जब दोनों ही ब्लॉक ऊपर चलना शुरू कर देते हैं तब सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाता है, एक हिस्सा वो होगा। इन दोनों हिस्सों में सेंटर ऑफ मास ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास निकल आएगी। ठीक है, तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं इसमें कुछ चीजें, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और जो ब्लॉक है नीचे वाला वो ब्लॉक रखा, और जो स्प्रिंग है वो अभी नेचुरल लेंथ में है। ठीक, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। ये अभी आप जो देख रहे हो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। अब इसके ऊपर हमने दूसरा ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक को नाम दिया था हमने ए, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ब्लॉक ए, और इसको लिखता हूँ मैं, ये है ब्लॉक बी। ठीक है, अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से इनकी पोजीशन शो कर रहा हूँ कि अभी जो पोजीशन है इस ब्लॉक की, ये स्प्रिंग अभी इस समय नेचुरल लेंथ में है। इसके बाद ब्लॉक को हमने स्प्रिंग के ऊपर रखा और धीरे धीरे उसको नीचे अलाउ किया मूव करना, तो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा है वो, और स्प्रिंग की वजह से अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो, ये दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दूसरी स्टेट में बनाता हूं, ये है। तो इस वाली स्टेट में इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है जो आप देख रहे हो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब ये ब्लॉक आया तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ होगा, तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या काम किया, ये देखो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने। कौन सी वाली स्टेट में, इस वाली स्टेट में। तो इस पर तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा अपर डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है, x0 के बराबर। ये चीज़ मैं मान रहा हूँ कितनी है, x0। तो k x0 स्प्रिंग फोर्स हुआ। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो mg इक्वल टू k x0 होना चाहिए, यानी x0 की जो वैल्यू यहाँ पर ये कितनी है, mg बाई k के बराबर। तो x0 हो जाएगा mg बाई k। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम याद रखेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो कंप्रेशन है स्प्रिंग में वो कितना है, mg बाई k के बराबर है। ठीक है, अब क्या काम किया, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग ऑलरेडी इतनी कंप्रेस रहेगी, लेकिन हमको इसको फर्दर कंप्रेस करना है। स्प्रिंग को इतना कंप्रेस करना है कि जब हम उसको रिलीज करें, ऊपर वाले ब्लॉक को छोड़ दें कंप्रेस करने के बाद, तो ब्लॉक ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद वो इतना ऊपर जाए कि नीचे वाले ब्लॉक को भी ऊपर उठा दे। ठीक है, तो पहले हम इसको कंप्रेस करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस जो पार्ट ए में हमसे कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में जो कहा गया है, उसके लिए हमें कितना कंप्रेस करना पड़ता है, इसको डेल्टा एल। तो ये देखिए जो डायग्राम में आप देख रहे हो, इसको हमने फर्दर कंप्रेस किया और ये कंप्रेशन कितना है, डेल्टा एल के बराबर। ये मिनिमम कंप्रेशन है। मिनिमम कंप्रेशन का मतलब है कि इससे ज़्यादा कंप्रेस करके अगर हम सिस्टम को छोड़ेंगे तब भी नीचे वाला ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, लेकिन मिनिमम कंप्रेशन इतना है डेल्टा एल। तो इस मिनिमम कंप्रेशन से ज़्यादा कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, इस मिनिमम कंप्रेशन से ज़्यादा अगर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और रिलीज किया तो ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर उठेगा, और जब नीचे वाला ब्लॉक को वो ऊपर उठा देगा उस समय ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी अगर 0 है
तो हम कहेंगे कि डेल्टा एल मिनिमम है। और अगर ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी अभी जीरो नहीं हुई है, अभी ये और ऊपर जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये मिनिमम कंप्रेशन नहीं था। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मिनिमम कंप्रेशन कितना होना चाहिए, तो मैं मिनिमम कंप्रेशन निकालूंगा। ठीक है, चलो तो अब हमको इसके लिए क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करना है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी एक होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और दूसरी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम लिखते हैं तो उसका एक रेफरेंस लेवल हमको डिसाइड करना होता है कि कहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो लें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो लूंगा कहाँ पर, मैक्सिमम केसेस में स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ होती है वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना भी सिंपल होता है, और दूसरा उससे क्वेश्चन उससे आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी और पॉइंट को आप लेना चाहते हो तो आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो किसी भी पॉइंट पर माना जा सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि उस पॉइंट से ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है और उसके नीचे नेगेटिव होती है। अच्छा, स्प्रिंग की जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो क्या होता है, उसके लिए रेफरेंस लेवल क्या होता है, उसके लिए रेफरेंस लेवल ना केवल नेचुरल लेंथ ही होती है, और स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो या तो जीरो होगी, और अगर वो कंप्रेस्ड है या एलोंगेटेड है तो पॉजिटिव होगी, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होती है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, आइदर जीरो और पॉजिटिव। चलो तो ये हुआ। अब मुझे लिखनी है इसमें इक्वेशन। ठीक है, अब इससे पहले जब मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था तो मैंने बता दिया था कि जब मैं इसको थ्रेड यहाँ पर लगा हुआ है, ये थ्रेड है, जब हम इस थ्रेड को जलाएंगे तो जलाने के बाद जब ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर उठना शुरू करेगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक जब ऊपर उठना शुरू करे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, इसको मैं एक अलग डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखो, ये वाला जो ब्लॉक है या क्यूब कहा गया है क्वेश्चन में, ये यहीं पर रखा हुआ है ए। तो क्या कौन कौन सी स्टेट होंगी, जो ब्लॉक बी है यहाँ से चलना शुरू करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन से, जहाँ से डेल्टा एल कंप्रेस किया हुआ है, तो पहले तो वो पहुँचेगा कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। थोड़े मैं इंक चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा साफ साफ दिखे। तो एक बार तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। जब वो यहाँ तक आ गया है तो अभी कहाँ पर पहुँचा है, अभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही पहुँचा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस्ड है, यानी कि स्प्रिंग की वजह से ब्लॉक ए पर अभी ऊपर नहीं लग रहा है फोर्स, अभी भी नीचे ही लग रहा है। तो अभी ब्लॉक ए ग्राउंड तो छोड़ेगा नहीं। इसके बाद ये ब्लॉक थोड़ा और ऊपर आएगा। जब ये ब्लॉक और ऊपर आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। जब ये ब्लॉक और ऊपर आ गया तो अब ये किस पोजीशन में आ गया है, अब ये आ गया है नेचुरल लेंथ में। ठीक है, स्प्रिंग आ गई है इस समय नेचुरल लेंथ में, तो इस समय स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही है, इसलिए जो ब्लॉक ए है उसमें नॉर्मल रिएक्शन अभी भी जीरो नहीं हुई, इसने अभी भी ग्राउंड नहीं छोड़ा है। तो चलो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हम नई सिचुएशन बनाते हैं। नई पोजीशन में क्या होता है, ये और ऊपर जाता है। अब ये गया यहाँ, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, और ये तो अगर ये नेचुरल लेंथ से भी ऊपर चला गया है तो अब स्प्रिंग एलोंगेट हो गई है। यहाँ पर ये हो गया है एलोंगेशन, ठीक है, ये एलोंगेशन है यहाँ पर। और ये जो एलोंगेशन हुआ है, इस एलोंगेशन की वजह से नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ब्लॉक ए पर अगर उसके वेट mg के बराबर हो गया तो नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड छोड़ देगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। तो इस कितना होना चाहिए एलोंगेशन, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको होना चाहिए mg/k के बराबर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि अगर ये ब्लॉक जो ए है इस पर एक mg फोर्स लग रहा है और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगा दिया हमने kx, और नॉर्मल रिएक्शन कर दी जीरो, यानी ग्राउंड छोड़ दिया, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, x होना चाहिए mg/k के बराबर। ठीक है, चलिए, तो अब एलोंगेशन होना चाहिए mg/k, तो यहाँ तक इसको आना चाहिए ब्लॉक को। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन की सिचुएशन क्लियर हो गई है। अब हमारा कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो नेचुरल लेंथ है
यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैं कहाँ पर 0 ले रहा हूँ, बी पर, ठीक है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जब ब्लॉक बी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन पर है, यानी कि यहाँ पर है, तो ऑलरेडी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो बी पर जब ये ब्लॉक था तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो मैं लिखता हूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल। ये सारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखूंगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इस वाली पोजीशन पर किस किस की, स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखनी है, तो मैं लिखता हूं हाफ के, और कंप्रेशन कितना है, देखो यहां से यहां तक का ये कंप्रेशन है डेल्टा एल के बराबर, ऑलरेडी बना हुआ है पहले। ये कंप्रेशन कितना है, डेल्टा एल, तो हाफ के डेल्टा एल होल स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है यूजी से, तो मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको भी मैं यहीं पर 0 ले रहा हूँ, ठीक है। इसका रेफरेंस लेवल भी मैंने यहीं पर लिया, नेचुरल लेंथ पर। तो ये नेचुरल लेंथ से, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल जहाँ पर मैंने लिया है, वहाँ से ब्लॉक कितना नीचे है, वहाँ से ब्लॉक नीचे है डेल्टा एल नीचे है, ठीक है। तो अगर डेल्टा एल नीचे है तो मैं इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखूंगा, तो माइनस एम जी इंटू डेल्टा एल। एम जी एच होता है तो एच की जगह डेल्टा एल आएगा, लेकिन रेफरेंस लेवल से नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही नहीं उठता, इक्वल्स टू जब ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया, यानी कि ये फाइनल पोजीशन है इसकी, फाइनल पोजीशन। तो इस पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू एच। तो अब ये रेफरेंस लेवल से ऊपर है, इसलिए इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव। और कितना ऊपर है, mg बाई के, जो एलोंगेशन हुआ था इसमें, तो mg इंटू mg बाई के, mg h में h की वैल्यू mg बाई के लिखी है हमने, प्लस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के, और x यानी कि इलोंगेशन कितना है, mg बाई के, तो mg बाई के होल स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर हम ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0 मान रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंप्रेशन जो हमने डेल्टा एल किया है वो मिनिमम है। अगर हम इससे ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो ब्लॉक, जब ऊपर वाला ब्लॉक बी जब ऊपर उठ रहा होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन में, फाइनल पोजीशन जो हमने फाइनल पोजीशन को जो मैंने लिखा हुआ है 0 नहीं होगी, ये और ऊपर जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि पार्ट ए में डेल्टा एल की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो फॉर मिनिमम इसको काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ 0, दिस 0 इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या बचा, यहाँ पर मेरे पास आ गया है माइनस चलो ये काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म ये यहाँ से हटाता हूँ, और डेल्टा एल भी यहाँ पर है, राइट साइड में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये है एम जी होल स्क्वायर बाई के प्लस ये बचेगा एम जी होल स्क्वायर बाई 2k। ये k से एक k का जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना फाइनली, ये दोनों टर्म एम जी स्क्वायर बाई के प्लस एम जी स्क्वायर बाई 2k। तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 एम जी होल स्क्वायर अपॉन k के बराबर, ठीक है, इतना आ गया। तो चलो हम बाकी चीज़ों को बता देते हैं, स्पेस चाहिए हमको लिखने के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ 3/2 इक्वल टू 3/2 एम जी होल स्क्वायर अपॉन के बराबर, ठीक है। अब इसमें 3/2 एम जी होल स्क्वायर बाई के को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा एल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। चाहे तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। तो मैं 1/2 यहाँ से हटाता हूँ, और ये भी 2 हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर हो जाएगा
2 से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस और ये 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2mg प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी 4mg होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है, k है, और c कितना है, c है माइनस 3mg होल स्क्वायर बाई k और अपॉन 2a यानी 2 इंटू k। ठीक है, अब ये वाली चीज़ मैं मिटा देता हूँ, फाइनल पोजीशन वगैरह जो मैंने लिखा हुआ था, तो जगह चाहिए हमको। और अब ये आएगा डेल्टा एल इक्वल्स टू 2mg प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो ये जो k था, इससे एक k तो हो जाएगा कैंसिल, ये k और ये k कैंसिल हो गए, और बचेगा कितना, 4mg होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 mg होल स्क्वायर अपॉन 2k। ठीक है, और जगह बना लेते हैं ऊपर। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू 2mg प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर है 4mg होल स्क्वायर प्लस 12mg होल स्क्वायर, तो ये होगा 16mg होल स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर आके हो जाएगा 4mg डिवाइडेड बाई 2k। डेल्टा एल की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेने पर ये हो जाएगा 6mg बाई 2k के बराबर, यानी ये आ जाता है सॉल्व करके 3mg बाई k। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ 3mg बाई k। तो अगर 3mg बाई k कंप्रेस किया हमने स्प्रिंग को और फिर उसको रिलीज किया, तो ब्लॉक भी जब ऊपर जाएगा, तब जब ये ऊपर पहुंचेगा तो नीचे वाला ब्लॉक को ऊपर उठा देगा, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी उस समय जीरो होगी, उसकी स्पीड जीरो होगी ऊपर वाले ब्लॉक की। इसलिए जो हम कंप्रेशन है 3mg बाई k, ये मिनिमम कंप्रेशन है। अगर हम इससे ज़्यादा कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को और फिर रिलीज करेंगे, तब भी ये नीचे वाले ब्लॉक को उठा देगा, लेकिन जब ये नीचे वाला ब्लॉक ऊपर उठ रहा होगा, उस समय ऊपर वाले ब्लॉक की स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ए। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या कहा गया है? पार्ट बी में हमसे ये कहा गया है कि हम इसको अगर 7mg बाई k कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं 7mg बाई k, तब सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं पहले। तो ये मैंने ब्लॉक बना दिया, नीचे वाले ब्लॉक को हम शुरू से कह रहे हैं कि नीचे वाला ब्लॉक क्या है, ए है। ऊपर वाला जो ब्लॉक अभी मैंने रखा नहीं है, यानी कि स्प्रिंग अभी कैसी है, नेचुरल लेंथ में है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब ऊपर वाले ब्लॉक को अपर एंड पे स्प्रिंग के रखा, तो ये स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस होना शुरू करेगी, स्लो स्लो कंप्रेस किया, फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। तो डायग्राम्स में दिखा रहा हूँ जिससे कि समझने में आसान रहे। ये दूसरी पोजीशन आ गई, और ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेशन किया था कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसमें जो कंप्रेशन है स्प्रिंग में, ये कंप्रेशन x0, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस कंप्रेशन की वैल्यू होगी mg बाई k के बराबर। ठीक है, इसके बाद हमने फर्दर कंप्रेस किया स्प्रिंग को, और कितना कंप्रेस कर दिया है, 7mg बाई k के बराबर। ठीक है, तो ये कंप्रेशन है 7mg बाई k के बराबर स्प्रिंग में। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको थ्रेड को, जो थ्रेड इन दोनों को कनेक्ट किए हुए था, इन दोनों ब्लॉक्स को, उस थ्रेड को हम यहाँ से चला देते हैं, तो ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर उठना शुरू करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को हमें दो हिस्सों में सॉल्व करना है। पहला हिस्सा वो है जब नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड छोड़ेगा, तो मैं इसको अलग से डायग्राम बना के समझाता हूँ आप लोगों को ये चीज़, कि ये ब्लॉक है, ठीक है, और
अब थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, जिससे कि डायग्राम साफ साफ दिखे आपको। ये नीचे वाला ब्लॉक है और ये स्प्रिंग है, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो कहाँ पहुँच गया है, ऐसी पोजीशन पे पहुँच गया है कि नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस समय अपर ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो नहीं है। वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं है? वेलोसिटी जीरो तब होती अगर हमने इसको 3 mg/k कंप्रेस करके छोड़ा होता, लेकिन हमने कितना कंप्रेस करके छोड़ा है इसको, हमने 7 mg/k कंप्रेस करके छोड़ा है, तो ये अभी और ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक। लेकिन यहाँ पर नीचे वाले ब्लॉक ने ग्राउंड छोड़ दिया है, तो हम 2 हिस्सों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये देखो, अब जब ये ब्लॉक और ऊपर जाएगा तो ये और ऊपर निकल गया है उससे, तो उसको जो है उस वाली पोजीशन को मैं अभी हटाता हूं यहाँ से, इसी को लेता हूं कि नीचे वाले ब्लॉक ने ग्राउंड छोड़ दिया है। अगर नीचे वाले ब्लॉक ने ग्राउंड छोड़ दिया है तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। ब्लॉक ए की नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर 0 हो गई है, और अभी हमने पिछले क्वेश्चन पार्ट के लिए ही एनालिसिस किया था कि ये कितना ऊपर गया होगा, ये चला गया होगा mg/k के बराबर, ठीक है। mg/k के बराबर क्यों ऊपर गया होगा भाई, जो नीचे वाला ब्लॉक है, ये मैंने नीचे वाला ब्लॉक बनाया, इस पर mg फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स kx है, और अगर इसकी नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो kx को किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर, यानी x कितना होना चाहिए, mg/k। तो स्प्रिंग एलोंगेशन कितना होना चाहिए इस समय, mg/k। चलो अब हम सेंटर ऑफ मास की हाइट देख लेते हैं। इस समय सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया है, तो मान लो कि ये जो पोजीशन है इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये ब्लॉक की क्या पोजीशन है, ये है y0, ठीक। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन मैंने मान लिया कि ये ग्राउंड पर है, ये ओरिजिन है। तो मैं इनिशियल पोजीशन अगर देखूँ सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की YCM, तो इनिशियल पोजीशन क्या कहलाएगी, इनिशियल पोजीशन मतलब जब ये यहाँ पर था, तो इसको मैं लिखूँगा m/0। ये किसके लिए लिखा m/0, नीचे वाले ब्लॉक के लिए, ए के लिए, क्योंकि इसकी हाइट कितनी ग्राउंड से 0 है, या रेफरेंस लेवल से या ओरिजिन से हाइट कितनी है 0। m/0 प्लस ऊपर वाले के लिए मैं लिख लेता हूँ m/y0 अपॉन m+m। तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इनिशियली कहाँ पर था, ये था y0/2 पर, ठीक। जब ये यहाँ पर पहुँच गया है इस वाली पोजीशन पर, तब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ने कितनी हाइट गेन कर ली है, तो YCM डैश में लिखता हूँ। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, नीचे वाला ब्लॉक तभी ग्राउंड पर है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ m/0। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे हम m कितना ऊपर चला गया, ये रेफरेंस लेवल से या ओरिजिन से, ओरिजिन से मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए टोटल, ये y कोऑर्डिनेट कितना है इसका। तो देखो 7 mg/k तो यही था, ये डिस्टेंस कितनी थी, 7 mg/k थी, और प्लस इसमें हम mg/k और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 mg/k। तो इसको मैंने लिखा 8 mg/k डिवाइडेड बाय टोटल मास जो है 2m के बराबर। तो y'(cm) यानी कि नया कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का, वो कितना आता है, ये आता है 4 mg/, ये m से m कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 4 mg/k, ठीक है। तो y' को मैं यहां लिख देता हूं, y' कितना है 4 mg/k, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास के साइड पर था, इनिशियल हाइट आई थी उसकी y0/2। हालांकि उसमें इनिशियल हाइट नहीं पूछी, बस उसमें ये पूछा है कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, और सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया इस समय, 4 mg/k के बराबर, ठीक है। अब हम फर्दर देखते हैं, यहाँ पर इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है, ये 0 नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ये कितनी है, u है, ठीक है। तब ये वेलोसिटी निकालनी होगी, इसमें कैलकुलेशन सेकंड पार्ट में थोड़ा ज़्यादा है। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या करें, फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कहाँ पर 0 लूँगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पर 0 है, नेचुरल लेंथ पर 0 है। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल मतलब इनिशियल ये है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये इनिशियल है और ये है फाइनल। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
तो रेफरेंस लेवल से ये कितना नीचे है, 7 mg/k। तो नीचे है इसलिए इसको नेगेटिव लिखूंगा, -7 mg/k, ठीक है। प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो वो होगी ½ kx²। x यानी कि कंप्रेशन या एलोंगेशन, तो कंप्रेशन है यहाँ पर कितना है, 7 mg/k। तो इसको मैंने लिखा 7 mg/k होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है इस पूरे सिस्टम की, इक्वल्स टू, अब मैं इस फाइनल पोजीशन में लिख रहा हूं, तो फाइनल पोजीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस लेवल से ये कितना ऊपर है, इतना ऊपर है। ये डिस्टेंस कितनी है, mg/k के बराबर है, तो इसको मैंने लिखा m × g, h की वैल्यू कितनी हुई, mg/k, ठीक है। प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाओ, तो ½ kx², तो ½ k और x यानी कि एलोंगेशन mg/k है, तो ये हो जाएगा mg/k का होल स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mu²। तो ये मैंने लिखा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो देखो इसमें mg/k जिन भी टर्म्स में है, या इनको थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूं मैं, तो देखो mg/k आपको जहां भी दिख रहा है, अच्छा इसमें जो सबसे पहली टर्म मैंने लिखी है उसमें एक चीज़ लिखना मैं भूल गया हूं पोटेंशियल एनर्जी में, कि ये होगी -mg × h, h होगा 7 mg/k, ठीक है। तो फाइनली अब इक्वेशन कैसी दिखेगी आपको, -7 mg होल स्क्वायर/k प्लस ये होगा 49 mg होल स्क्वायर/2k इक्वल्स टू mg होल स्क्वायर/k प्लस mg होल स्क्वायर/2k प्लस ½ mu², ठीक है। अब ये फॉर्म हो गया इक्वेशन का। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को हटाता हूँ, स्पेस चाहिए मुझे लिखने के लिए, और वो सारी टर्म्स इनमें mg का स्क्वायर/k है, उन सभी को मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ और इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो mg का होल स्क्वायर/k, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचता है -7 प्लस 49/2 -1 और -1/2 इक्वल्स टू ½ mu², ठीक है। इसको हटा देते हैं अब हम, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आएगा, ये होगा mg होल स्क्वायर/k इंटू -7 प्लस 49/2, अच्छा -7 -1, पहले तो इसको निपटा देते हैं, तो ये होगा -8 और 49/2 -1/2, तो ये हो जाएगा 48/2 यानी कि 24, तो ये 24 हो गया, और -8 प्लस 24 हो जाएगा 16। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करना, तो 16 1/2 mu²। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये होगा u² इक्वल्स टू 32 mg होल स्क्वायर अपॉन mk। ये स्पीड आ गई, यहाँ पर जो स्पीड है ब्लॉक की फाइनल पोजीशन में, ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर स्पीड कितनी है इस वाली पोजीशन पर ब्लॉक की, 32 mg होल स्क्वायर/mk। अब नीचे वाले ब्लॉक ने ग्राउंड छोड़ दिया है, तो नीचे वाला ब्लॉक भी मूव करना शुरू करेगा और ऊपर वाला ब्लॉक भी मूव करना शुरू करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, ऊपर वाले ब्लॉक की स्पीड या वेलोसिटी अलग है, नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी अलग होगी। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमको सेंटर ऑफ मास लगाना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास यूज़ करना क्यों आसान है इसमें, इसलिए आसान है कि दोनों ब्लॉक्स जब ग्राउंड छोड़ चुके हैं, तो दोनों ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग का जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्स एक लग रहा है, और वो एक सिंगल एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आ रहा है ना, क्या लग रहा है इस पर, केवल
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा अब g के बराबर। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि ACM इक्वल टू ऊपर वाले ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ प्लस नीचे लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड, टोटल मास 2m। इसको सिंप्लीफाई करो तो ACM कितना जाएगा? g डाउनवर्ड। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? डाउनवर्ड है और नीचे की तरफ है। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। और स्पेस बनाने के लिए मैं u की जो वैल्यू है इसको भी थोड़ा अलग लिख देता हूँ। u जो है या u स्क्वायर की वैल्यू है 32 mg होल स्क्वायर बाई m इंटू के। ये u स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करता हूँ। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यानी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मेट में आप इसको जानते हो, लेकिन इसमें v किसकी वेलोसिटी लूंगा मैं? ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी, ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसमें सारी चीज v, u, a एंड s ये क्या है? सेंटर ऑफ मास के हैं। तो सेंटर ऑफ मास की हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। ब्लॉक्स की वेलोसिटी 0 नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। ब्लॉक ऊपर जा रहे थे, ठीक है, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी अलग अलग है। तो जिस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, ये जरूरी नहीं है कि उन सेंटर ऑफ दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी भी 0 हो। तो फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की मैंने लिखी 0, तो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है सेंटर ऑफ मास की? तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी मतलब अब जो सेकंड, ये जो फाइनल स्टेट है ना, ये सेकंड पार्ट की पहले हिस्से का फाइनल है, लेकिन ये सेकंड पार्ट के सेकंड हिस्से का यहाँ से इनिशियल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यानी कि इस वाली इक्वेशन के लिए जो काइनेमेटिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ उसके लिए ये पोजीशन कैसी है? इनिशियल पोजीशन है। तो इस इनिशियल पोजीशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम? तो UCM निकालने के लिए मैंने लिखा यहाँ पर इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? ये u थी, तो m इंटू यू प्लस इस इंस्टेंट पर नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है? ये है m इंटू 0, क्योंकि जस्ट ग्राउंड छोड़ा है इसमें, डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाती है UCM इक्वल टू u अपॉन 2। तो u तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो UCM स्क्वायर कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई 4। तो u स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 4 और कर देते हैं, तो ये होगा 32 mg होल स्क्वायर अपॉन mk एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू, अब देखो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना सेंटर ऑफ मास की अपर डायरेक्शन में है, इसको मैंने पॉजिटिव लिखा है, यानी बाय डिफॉल्ट मैंने मान लिया कि अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेना होगा मैं नेगेटिव। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कितना है? g के बराबर है, तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस g। और सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर उसको मैं लिख देता हूँ h डबल डैश। ठीक है, यह हमने y से रिप्रेजेंट किया था पहले, तो उसको मैं लिख देता हूँ y डबल डैश। कैलकुलेट कर देते हैं क्या आता है, देखते हैं इसको। तो y डबल डैश इक्वल्स टू 8 mg होल स्क्वायर अपॉन mk और माइनस नहीं अपॉन 2g, ये आ गया। ठीक है, तो ये होगा y डबल डैश इक्वल्स टू 4। अब एक mg कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो बचेगा mg न्यूमरेटर में, नीचे जो m और g उससे कैंसिल हो जाएगा और k, तो y डबल डैश आता है 4 mg बाई k। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास
इस वाले पार्ट में कितना ऊपर गया है, सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो कितना ऊपर गया है, ये गया है 4 mg/k, और उससे पहले कितना ऊपर गया था, उससे पहले भी 4 mg/k ऊपर गया था। ठीक है, तो मैं तुमको ज़रा दोबारा से समझा देता हूँ इसमें कि ये हटा देता हूँ मैं ज़रा अभी। कि क्वेश्चन में एक तो ये वाला हिस्सा था जब ब्लॉक ने ग्राउंड छोड़ा, नीचे वाले ब्लॉक ने ग्राउंड छोड़ा, ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद ये और ऊपर गया ब्लॉक, ठीक है, और ऊपर गया है। तो जब ये ब्लॉक और ऊपर गया है इस वाले हिस्से में, तब ये y" ऊपर गया, और इस वाले हिस्से में जब ये मूव किया था तो ये कितना ऊपर गया, y' ऊपर गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आया सेंटर ऑफ मास का वो आया y' प्लस y" के बराबर। तो 4 mg/k प्लस 4 mg/k यानी कि 8 mg/k। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता था। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन, जो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना क्वेश्चन डाउट्स भेज सकते हो। बाय बाय।